प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर ने अपने समय में मेवाड़ को जीतने का निरंतर प्रयत्न किया था, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। महाराणा प्रताप के बाद उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह ने भी अपने पिता की नीति को ही जारी रखा। 1597 ईस्वी में प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 1599 ईस्वी व 1603 ईस्वी में 2 बार मेवाड़ के राणा अमर सिंह के विरुद्ध भेजा, परंतु सलीम ने इन अभियानों में कोई रुचि नहीं दिखाई और इस प्रकार अकबर मेवाड़ को जीतने की आकांक्षा मन में संजोए ही इस संसार से कूच कर गया। परंतु वही सलीम जब जहांगीर के नाम से सम्राट बना तो वह मेवाड़ को जीतने के लिए ललायित हो उठा। 1605 ईस्वी में ही जहांगीर ने अपने द्वितीय पुत्र परवेज और आसफ खां जफर बेग के नेतृत्व में 20,000 अश्वारोहियों की एक सेना मेवाड़ को विजय करने के लिए भेजी। देबारी की घाटी में युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। इसी बीच खुसरो का विद्रोह हो गया, अतः परवेज को सेना सहित राजधानी वापस बुला लिया गया। 2 वर्ष बाद 1608 ईस्वी में महाबत खां के नेतृत्व में एक सेना फिर मेवाड़ विजय के लिए भेजी गई। उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, लेकिन वह विशेष सफलता हासिल न कर सका, अतः 1609 ईस्वी में उसे वापस बुला लिया गया और मेवाड़ में पड़ी मुगल सेना का नेतृत्व अब्दुल्ला खां के सुपुर्द किया गया। अब्दुल्ला खां ने मेवाड़ में कई आक्रमण किए। उसने एक मुठभेड़ में राजकुमार कर्ण को हरा दिया, लेकिन शीघ्र ही रणकपुर की घाटी के पास राजपूतों के हाथों बुरी तरह हार गया। तत्पश्चात राजा बसु को उसके स्थान पर नियुक्त किया गया, परंतु वह बिल्कुल ही विफल रहा। उसके बाद 1613 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका को सेना का अध्यक्ष बनाकर मेवाड़ भेजा गया। जब अजीज कोका ने मेवाड़ अभियान की कमान संभाली तो उसने बादशाह को लिखा कि उस प्रदेश तक शाही झंडों के पहुँचे बिना इस मामले के पूरा होने में बहुत कठिनाई होगी। अतः 7 सितंबर 1613 ईस्वी को जहांगीर स्वयं रणस्थल के पास रहकर शत्रु पर दबाव डालने के उद्देश्य से अजमेर पहुंचा। उसने शाहजादा खुर्रम को भी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1614 ईस्वी के आरंभ में पूर्ण उत्साह के साथ मेवाड़ पर आक्रमण प्रारंभ हुआ, परंतु खुर्रम और अजीज कोका साथ साथ कार्य नहीं कर सके, अतः अजीज कोका को वापस बुला लिया गया। अब केवल खुर्रम पर आक्रमण का पूर्ण उत्तरदायित्व था। विशाल साधनों से युक्त होकर खुर्रम ने गंभीरतापूर्वक मेवाड़ में सैनिक कार्यवाही आरंभ की। खेती बर्बाद कर दी गई, रसद के रास्ते बंद कर दिए गए, जगह जगह पर राणा का पीछा किया गया और कई सैनिक थाने स्थापित किए गए। अनेक गांव और नगर जलाकर राख कर दिए गए। दौड़ते घुड़सवार कठिन परिस्थितियों के बावजूद राजपूतों का पीछा करते रहे। राजपूतों ने भी बहादुरी से शत्रु सेना पर बार बार हमले किए, परंतु कठोर घेरा, निरंतर लड़ाई, महामारी तथा दुर्भिक्ष और इस पर भी रसद का अभाव आदि ने राजपूत विरोध की कमर तोड़ दी। निरंतर युद्धों के कारण मेवाड़ को भारी क्षति हुई। इस परिस्थिति में
अनंत समृद्ध और साधन संपन्न मुगल साम्राज्य से टक्कर लेते रहना इस छोटे से साधन क्षीण मेवाड़ के लिए असंभव हो गया। अतः मेवाड़ के सामंतों तथा राजकुमार कर्ण ने राणा को संधि करने का परामर्श दिया। फलतः शुभकर्ण और हरिदास को शाहजादा खुर्रम के पास संधि वार्ता हेतु भेजा गया। खुर्रम ने उनका स्वागत किया और उन्हें जहांगीर के पास अजमेर भेज दिया। जहांगीर ने प्रसन्नता से राणा के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1615 ईस्वी में निम्न शर्तों पर मुगलों व मेवाड़ में संधि हो गई। नंबर 1, राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार की। नंबर 2, बदले में जहांगीर ने चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ का समस्त भूप्रदेश राणा को लौटा दिया। शर्त यह रखी कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत व किलेबंदी न की जाएगी। नंबर 3, राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। यह निश्चय हुआ कि राणा का युवराज कर्ण 1000 सेना के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहेगा। नंबर 4, अन्य राजपूत नरसों की भांति राणा को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इस प्रकार मेवाड़ मुगल संघर्ष समाप्त हुआ जो पिछले 40 वर्षों से चल रहा था। जहांगीर तथा उसके पुत्र खुर्रम को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने अत्यंत उदार शर्तों के साथ एक ऐसे युद्ध को समाप्त कर दिया जो 1527 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1567 ईस्वी से गंभीर और निरंतर रूप से हो रहा था। सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ के प्रति उदार नीति अपनाकर और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया। इसके परिणाम दोनों पक्षों के लिए लाभदायक रहे। जहां मुगलों का नाम मात्र का आधिपत्य स्वीकार करने पर मेवाड़ की संपूर्ण भूमि चित्तौड़ के किले सहित राणा को प्राप्त हुई और वहां की प्रजा को शांति प्राप्त हुई, वहां जहांगीर को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि जिस काम को सम्राट अकबर लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं कर सका उसे उसने कर दिखाया और मेवाड़ को अपने अधीनता में लाकर दो शासकों के वंश के बीच चलने वाली लगभग 1 शताब्दी पुरानी वैमनस्यता का अंत कर दिया। कुछ लेखकों ने राणा अमर सिंह को अपने वंशानुगत शत्रु के समक्ष अपनी स्वाधीनता खो देने का दोषी ठहराया है, परंतु यह आरोप सर्वथा निराधार है और वास्तविक परिस्थितियों को अनदेखा करके लगाया गया है। मेवाड़ जैसी एक छोटी सी रियासत के लिए साधन संपन्न मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना कहाँ तक संभव होता, उसे एक न एक दिन तो झुकना ही था। जैसा कि डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि मेवाड़ की परिस्थिति में शांति अपेक्षित थी और 1615 ईस्वी की संधि में उसे वह शांति सम्मान और गौरव के साथ मिली। उसकी आंतरिक स्वतंत्रता में कोई अंतर न आया तथा विजयी सत्ता ने उसकी राज्य परिवार संबंधी सभी भावनाओं का सत्कार भी किया। राणा ने केवल नाम मात्र के लिए मुगल सत्ता स्वीकार की थी। इस प्रकार संकटग्रस्त देश के लिए इतनी अपेक्षित शांति संग्रह के इस सुवर्ण अवसर को राणा अमर सिंह यदि उपयोग में न लाते तो यह अविवेकपूर्ण कार्य होता। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस संधि को बुद्धिमत्तापूर्ण बताते हुए लिखा है कि भावुकता से अप्रभावित विचारधारा के अनुसार यह संधि मेवाड़ के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ विजय के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।